नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि कल आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि धीरे धीरे अपन उस सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे, उस मंजिल को प्राप्त करते जाएंगे जिसके लिए हमने वहां पर सोचा था। भले ही अपन कम टाइम के लिए जुड़े या फिर अपना ड्यूरेशन है जो लेक्चर का ज्यादा ना हो, शॉर्ट्स में हो, लेकिन बेहतरीन चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। जैसे अपनी बात हुई थी वहां पर कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए, PYQs या फिर आपका वहां पर MCQs जो आपको हेल्प करें। जैसे हाल फिलहाल जो अपनी एग्जामिनेशन होनी है आपकी वहां पर एलिजिबिलिटी की, पात्रता परीक्षा की, REET आपकी भाषा में रीट वाली, चाहे वो आपका वहां पर L1 का होता है, L2 का होता है, ठीक है, चाहे वो आपका लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, या फिर आपका प्री का है, चाहे वो आपका मेंस का है, चाहे वो L2 सब्जेक्ट का भी क्यों ना है। और ये जो मैं बताऊंगा वो आपके ग्रेड 2 के अंदर भी टॉपिक है और ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर में भी आपका एक टॉपिक है। यहां तक कि ग्रेड 1 के पहले पेपर में जिसमें जीके में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 75 में से, वहां भी ये सवाल आपसे पूछा जाता है। और इसका नाम अपन यहां रखना चाहें तो इसे किस नाम से जान सकते हैं? आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वहां पर संरचनात्मक अनुबंध कहा जाता है, या फिर इसे अपन दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इस टेक्नोलॉजी में इसे क्या पढ़ा जा सकता है? आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड ऐसा कहा जा सकता है। और या फिर इसी के लिए एक नाम आपका और दिया जा सकता है, एंड दैट विल बी कौन सा आपका वहां पर? सब्जेक्ट वर्ब। और यहां जब इसे पढ़ते हैं तो इसे एग्रीमेंट मत पढ़ना जी, क्या पढ़ेंगे? आपका अग्रीमेंट पढ़ेंगे। अब इन तीनों में से कोई सा भी नाम आपको वहां पर मिलता है, डेफिनेटली इट विल बी ऑफ दिस वन, इसी का होगा। चाहे आप सिंटेक्स के नाम से देखें, चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के नाम से देखें, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से देखें। तो बिना वक्त जाया किए बिना अपन चलते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आपकी पीपीटी पे, आपकी स्लाइड पे, आपकी स्क्रीन पर आया है कि नाइदर ऑफ देम ब्लैंक प्रेजेंट, कि उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है। तो यहां पर इसको सोल्व करने के लिए हमें जो ऑप्शंस मिले हैं आ, इज, हैज और बीइंग, तो इसको चेक करिएगा। इसे निकालने का तरीका क्या है? अगर आपके पास में कभी भी अगला आपको क्या दे, नाइदर दे आपका पेपर सेट, ठीक है, उसके साथ में अगर आपको नाउन अप्लाई करके देता संज्ञा शब्द, तो वो कैसा रहेगा? सिंगुलर, बोले तो एक वचन रहेगा, ठीक। और इस नाउन के साथ में जो आपको लगाने वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपके पास में आता है वो भी डेफिनेटली वापस कैसा आएगा? आपका सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो यहां पर तो आप देखिएगा अपने पास में नाइदर है या फिर नाइदर अव है। डेफिनेटली आपके पास क्या है? नाइदर अव है। और जब आप नाइदर अव की बात करते हैं तो इस मैनर में आते आते आप इसे ट्राई करेंगे, नाइदर अव के साथ में जो नाउन है अकेला वही ना आए, नाउन नहीं है तो यहां पर इसे रिप्लेस किससे कर सकते हैं? प्रोनाउन से कर सकते हैं। संज्ञा नहीं होता है तो सर्वनाम वहां पर आ सकता है। और ये जो अपने पास है वो कैसा है? आपका प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। और उसके साथ लगने वाला अपना टर्म यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर की भांति वापिस कैसा आएगा? सिंगुलर। हालांकि इस स्ट्रक्चर एवरी से भी बनते हैं, ईच से भी बनते हैं, आइदर से भी बनते हैं, लेकिन जैसा कि हमारा सवाल है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहां पर डील करने जा रहे हैं। और अपना क्वेश्चन ये रहा कि नाइदर अव, तो यहां पर आप मैच कर सकते हैं। नाइदर अव आपकी भाषा में आप ऑफ बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण में से अव कहा जाता है। नाइदर अव के साथ में पकड़िएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है? देम। देम किसके परिवार का सदस्य है? दे का है, तो दे कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो देम भी कैसा है? आपका प्लूरल है। तो नाइदर अव हमें मिला, देम आपका प्रोनाउन है और कैसा है? प्लूरल। लेकिन इसके साथ लगने वाला जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर अपना ऑक्सिलियरी है वो कैसा रहेगा? वहां पर सिंगुलर। अब आप इसे चेक करें एक बार। आर कैसा है? प्लूरल है। हैज अपने पास एक वचन है, इज अपने पास एक वचन है। बीइंग सीधा सीधा किसी भी केस में यहां पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये बी का फॉर्म है, या तो बीइंग के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए तो अप्लाई होगा। जब इसे लगाते हैं तो इसके बाद में आज पर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको इनमें से मिले इज है, एम है, आर है, या फिर आपका वॉज है, या फिर आपका वह है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पर विल भी मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शैल भी मिले। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर वहां पर नहीं, इसका मतलब बीइंग यहां पर यूज नहीं हो सकता है। अब अगली बात बची यहां पर किसकी? हैज की। तो हैज जब आता है तो या तो उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, पास्ट बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास नहीं है। या हैज आता है पजेसिव में, स्वामित्व कारक शब्द में, मालिकाना हक बताने वाले में, अधिकार सूचक शब्द के रूप में काम आता है, तो वो भी यहां पर नहीं है। किसी अधिकार को वहां पर अपने पास में शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पार्ट में अपन देखेंगे तो सीधा सीधा अपना आंसर है वो सिंगुलर सेंस में क्या आ जाएगा? आ जाएगा,
ठीक है, कि उनमें से किसी के द्वारा भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई है, उनमें से दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं है। तो कंफ्यूजन आर में नहीं था क्योंकि प्लूरल है, बीइंग अकेला वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो अपने पास ऑप्शन में बचा इज या फिर क्या रहा आपका हैज। दैट्स इट। ठीक है, कितने आसानी के साथ निकला। एक मेथड आपको लेना है कि जो 3 आपके इनकरेक्ट है उनको आप बाहर कर दीजिएगा, एक करेक्ट आपके पास में वहां पर बचेगा। स्ट्रक्चर जो पैटर्न है वो इस तरीके से उठाया जा सकता है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि नाइदर प्लस नाउन इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर। अगर नाइदर ऑफ है तो वहां पर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसा होगा आपका सिंगुलर होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपन दूसरे सवाल की तरफ। एक आसान सा सवाल देखिएगा। सवाल क्या है कि द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स ब्लैंक कम, कि जो प्रधानाचार्य हैं अपने अध्यापकों के साथ में, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में आ चुके हैं। तो यहां इसको अगर आप सवाल को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में यह रहना चाहिए। हालांकि बहुत सारे आपके लिंकिंग डिवाइसेस हैं, मैं यहां एलडी लिखूंगा, लिंकिंग डिवाइस कनेक्टर है, या फिर आपका सिग्नल वर्ड है, या फिर आपका कंजंक्शन है, ठीक है, या फिर आपका प्रेपोजिटरी कंजंक्शन है। अलग अलग नाम है, इसके 4-5 नाम और भी रख सकते हैं, लेकिन वो अपन नहीं लेंगे। दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि विद के साथ में हमें यहां पर एक टर्म दिया गया, विद के साथ में हमें यहां पर दूसरा टर्म दिया गया। यहां हमारा एक डूअर ऑफ एक्शन काम करने वाला है, एजेंट है, आपका सब्जेक्ट है, पर हमारा दूसरा डूअर ऑफ एक्शन या फिर दूसरा काम करने वाला है। पहला सब्जेक्ट जब दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है और उसे विद के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यहां पर उसके साथ लगने वाला आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, उसमें थोड़ा सा डाउट आता है। 3 प्रकार की सिचुएशन बनती है कि कौन सी सही होगी। क्या दोनों को जोड़कर लगाएं? नहीं। क्या वहां पर अपन दूसरे के अनुसार लगाएं? नहीं। तो इसमें सीधी सी कंडीशन ये बनेगी, ये किसके अनुसार आएगा? हमारा पहले के मुताबिक आएगा। जैसा पहला सब्जेक्ट है वैसा ही हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब होगा। अगर ये एक वचन तो ये एक वचन है, ये बहुवचन तो ये भी आपका वहां पर बहुवचन है। अब अपन चेक करते हैं यहां पर कि हमारा स्ट्रक्चर है इस पैटर्न पे बनता या फिर नहीं बनता है। द प्रिंसिपल क्या रहेगा बताइएगा। यहां पर अपना पहला सब्जेक्ट है उसका रोल प्ले करेगा, विद यहां पर लिंकिंग डिवाइस का काम करेगा, और साथ में यहां पर हिज टीचर्स, ये किसका काम करेगा? सेकंड का काम करेगा। तो आप चेक करें टीचर्स के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हां, ऑब्वियसली किसके अकॉर्डिंग? वहां पर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा। और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य, प्राचार्य कैसा है? एक वचन है, सिंगुलर है। तो यहां से उन चीजों को हटा दीजिए जो कि आपके सिंगुलर नहीं है। तो आप गौर करें। हैव कैसा है बताओ, देखिए आपका वहां पर प्लूरल है। आर कैसा है? प्लूरल। ये दोनों ही कैसे हैं? आपके बहुवचन है। तो अपने पास में एक वचन हैज बचा और एक वचन आपका इज बचा। अब इसे थोड़ा सा हमें परखना है कि यहां पर इज भी एक वचन, हैज भी एक वचन, हम कौन सा लेकर आएंगे। तो ये जो वर्ब फॉर्म है पहले इसे ट्राई करें। कम यहां पर क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैं लिखूं पहला फॉर्म कम है आपका, यहां पर ऐसा लिख देता हूं। दूसरा फॉर्म इसमें क्या है? कायम है। और तीसरा फॉर्म वापिस यहां पर लेना चाहें, बताओ ये क्या रहेगा? आपका कम रहेगा। क्या बनता है? कम, कैंग, कम, इस तरीके से चलेगा। लेकिन क्या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म? बिल्कुल लगाया जा सकता है। तो क्या इंग्लिश में इज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है? आपके मन में आया होगा कि नहीं आता है, लेकिन आता है। चेक करिएगा कैसे। जैसे अगर मैं कहता हूं वॉइस के नेचर में मेरे पास बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी से क्या क्या निकला आपका वहां पर? बी से जिन शब्दों को आप बाहर निकाल सकते हैं कौन कौन सा है? इज है, एम है, आ है, वॉज है, या फिर आपका वह है, या फिर आपका खुद बी है, या फिर बताओ क्या वहां पर बीइंग है, या फिर बताओ अपने पास में क्या है? बीन है। इनमें से 8 शब्दों में से 3 + 2 + 3 = 8। इन 8 में से एक शब्द है, उनमें से किसी एक के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो वो कंस्ट्रक्शन में अपना क्या माना जाता है? वहां पर पैसिव वॉइस माना जाता है, कर्मवाच्य वहां पर बोला जाता है। और ये पैसिव वॉइस कब होता है, कर्मवाच्य कब होता है? या तो इससे छांटो, तो ये तो अपन छांट नहीं पाएंगे, ब्लैंक आ गया, खालिस्तान आ गया, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि अपने पास में दूसरा सिमेंटिक तरीका क्या है, अर्थ के आधार पर निकालने का तरीका क्या है। जब मेरे पास में डूअर ऑफ एक्शन है, डूअर ऑफ एक्शन का मतलब काम करने वाला, जिसके आधार पर काम किया जाता है, जो काम करता है, तो ये डूअर ऑफ एक्शन है। वो अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है, वाक्य के शुरू में है, तब तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और अगर मेरा डूअर ऑफ एक्शन कहां है, सेंटेंस के लास्ट में है या है ही नहीं,
नहीं, ऐसी स्थिति में ये किस में चला जाएगा, आपका पैसिव में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसमें काम करने वाला कौन, मैं डूअर ऑफ एक्शन कहां आ रहा हूं, आपका सेंटेंस के स्टार्ट में, वाक्य के शुरू में आ रहा हूं, तो ये कैसा है, एक्टिव वॉइस। अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही, तो इसमें जो बाय मी है ये डूअर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला कहां है, लास्ट में। इसे अपन लिख कर देखते हैं, जहां पर आपसे, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसे आप देखिएगा, पढ़ा रहा हूं, और ये यहां पर कौन, क्या बना आपका, डूअर ऑफ, ना कहां है, सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो मेरा सेंटेंस बताओ कैसा होगा, आपका एक्टिव वॉइस का। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं आपका, वहां पर मेरा टर्मिनोलॉजी ऐसा है कि इंग्लिश, और फिर यहां क्या लिखा जाए, इज बीइंग, और उसके बाद में टर्म क्या है, टॉट, और फिर क्या आता है, बाय मी, अंग्रेजी मेरे पढ़ाई जा रही, किसके द्वारा हो रहा है, मी के द्वारा हो रहा है, तो यहां जो मेरे पास में डूअर ऑफ एक्शन है वो सेंटेंस के शुरू में है या लास्ट में है, लास्ट में, तो कैसा है, आपका पैसिव है। ठीक है, अब पढ़िएगा, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स ब्लैंक कम, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों के साथ में आ चुके हैं, पधार चुके हैं, उपस्थित हो चुके हैं, तो काम करने वाला कौन है, प्रिंसिपल और हिज टीचर्स कहां आ रहे हैं, आपका सेंटेंस के शुरुआत में, आरंभ में, प्रारंभ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये पैसिव है कि एक्टिव है, और एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें बी प्लस का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। इज जो आपका बना हुआ है, इज किसका है बताओ, बी का फॉर्म, यहां से क्या होगा, आउट होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर हम क्या लेकर आएंगे, हैज लेकर आएंगे। अब आपको पता चला होगा, मैंने अभी तक 2 सवाल आपको करवाए और कहा था ना कि ग्रेजुअली स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा लेकिन निरंतर चलने वाला हमेशा दौड़ जीतता है। तो ऐसे अगर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 सवाल आप डेली के निकालते हैं, तो उसके बाद में इनहांस होते चलेंगे आप, और इसमें धीरे धीरे आपकी पकड़, आपकी मास्टरी वो आती चलेगी। क्यों, क्योंकि वहां पर ड्रिल बढ़ेगा, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी एक्सरसाइज वहां पर बढ़ेगी और कंटिन्यूटी से बढ़ेगी, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें जुड़ेंगी। पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ महसूस करें, ठीक है, क्योंकि आप इन चीजों से कई बार अवेयर नहीं होते हैं, तो तकलीफें आपको आनी ही आनी होती हैं। क्वेश्चन पे आइएगा, बड़ा ही आसान सा सवाल है, द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स ब्लैंक लेट इन फ्री। क्या बोला गया, जो आपके विशेष योग्यता वाले सदस्य हैं, जिन्हें वहां पर अपन ये कहते हैं कि ऐसे बंदे, ऐसे वहां पर लोग, ऐसे प्यूपिल मान लीजिए, स्कॉलर्स मान लीजिए, पीपल मान लीजिए, सिटीजन्स मान लीजिए, या फिर आपके मैन और विमेन मान लीजिए, जो वहां पर अलग अलग कैटेगराइजेशन में हैं और विशेष योग्यता वाले बोले गए, मतलब कहीं ना कहीं दिव्यांगजन कह सकते हैं आपका, वहां पर कहीं ना कहीं उनमें एक ऐसी स्पेशलिटी जो चाहिए थी वो मिली नहीं, तो उनको एक अच्छा रूप दे दिया गया, उन्हें वहां पर ऐसा कहा गया दिव्यांग। विकलांग कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, थोड़ा सा उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आता है, उस चीज से हटाने के लिए बोला गया लेट इन फ्री। अब आप गौर करें, यहां जो मेंबर्स है ये कैसा है, आपका सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है, डेफिनेटली क्या है, ये आपका प्लूरल है। ठीक है, अगली बात यहां पर देखें, प्लूरल के साथ में अपन कैसा सेंस यूज करेंगे, प्लूरल ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, तो ये वोज कैसा है, आपका सिंगुलर है, इज कैसा है, सिंगुलर है, हैज कैसा है, सिंगुलर है, डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। अब एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर वर्ब के साथ में तो आपने आईएनजी लगाया नहीं, हम क्या पढ़ते हैं, वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपके मुताबिक तो ये तब लगना चाहिए ना जब वर्ब के साथ में यहां आ जाता, लेटिंग आ जाता। ऐसा तो कुछ मैंने लिखा नहीं आपका, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम कहां है वो सुनिएगा, व किससे निकला है, बी से निकला है, पता करिए, यहां पर बताया, देखो बी से क्या निकला आपका, व दिख रहा आपको। ठीक, अब यहां पर आप जब वापस आते हैं तो इस पैटर्न को आप ट्राई करें, जैसे ये बी आया तो बी के साथ में जो लेट है, लेट का मतलब इजाजत देना, इजाजत लेना, अनुमति देना, अनुमति लेना, अपने आप में वर्ब का फॉर्म प्ले करेगा। लेट के जो तीनों फॉर्म है बता दीजिए, वापिस क्या रहेंगे आपके, लेट ही रहेंगे, लेट लेट लेट। ठीक है, जैसे कट कट कट, शट शट शट, पुट पुट पुट, निट निट निट, ये सारे कैसे वहां पर आपका सेम होते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, बैस में, आपका पास्ट फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल में। तो यहां पर की अलग अलग आपके एबल्ड जो मेंबर्स हैं उनको अंदर आने दिया गया, उन्हें आजाद छोड़ा गया, उन्हें फ्री किया गया वहां पर। तो ये चीज पैसिव में है, किसने उन्हें अंदर आने दिया, किसने उन्हें फ्री छोड़ा, किसने उन्हें आजाद या स्वतंत्र किया, हमें नहीं पता, डूअर ऑफ एक्शन हमारे पास नहीं है, तो
तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन में हम क्या लगा सकते हैं, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहां पर बी की भूमिका कौन निभा देगा, वर्ड निभा देगा। तभी कहता हूं कि ऐसे सवाल मेरे साथ निकालते जाइएगा। डिफरेंट जो क्वेश्चंस आपके मेरे पास आते हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं यहां सॉल्व करवाऊंगा। या तो डेफिनेटली किसी ना किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, नहीं कोई इंपॉर्टेंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं लूंगा कि केवल और केवल आपके समक्ष एक सवाल रखा और सवाल रखने के बाद में उसका आंसर दे दिया, ना, ऐसा कभी नहीं होगा। जब हम 3 क्वेश्चंस के वहां पर पार्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर एक एक क्वेश्चन का एलैबोरेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, या फिर आपका उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका वहां पर आर्गुमेंट, डी आर्गुमेंट, जो सारी चीजें अपन डिसाइड करके उसे पूरा का पूरा आपके सामने रखते हैं, तब जाके आप सीख पाते हैं कि यहां पर इसकी पैटर्नेबल सिचुएशन क्या रहती है। ठीक, अगली बात में आई वहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जज बेंच ब्लैंक अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। आप वैसे इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे कि अपने पास में क्या है, एक बेंच, ठीक है, बेंच का मतलब यहां पर ऐसा नहीं जिस पर आप क्या कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस बेंच की बात नहीं है। यहां पर बेंच किसकी है, जजेस की है, न्यायाधीशों की है। उसकी संख्या कितनी बताई गई, 5, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना सिंगल बेंच, डबल बेंच, ठीक है, ये हाई कोर्ट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का, लाइक दैट न्यायपालिका से, जुडिशियरी सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, वो चीज यहां बोली गई। तो ये कंप्लीटली आपको एक कलेक्टिविटी बताती है, एक समूहवाचक संज्ञा है, उसका आभास करवाती है, उसका बोध करवाती है, उसको दर्शाने का काम करती है। इसका मतलब ये प्लूरल है कि सिंगुलर, डेफिनेटली ये सिंगुलर है। अगर ये एक वचन है तो यहां वाले पार्ट से ये बहुवचन निकाल दीजिए, हैव आपका प्लूरल निकल गया, वर आपका वहां पर क्या है, प्लूरल निकल गया। अब गौर करो, इस 5 जज बेंच ने किसी को अपॉइंट नियुक्त किया है या इससे नियुक्त किया गया है, तो आप ऑब्वियसली इसके अंदर से पैटर्न निकालेंगे कि 5 जज की जो आपकी बेंच है उसे क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, मतलब किसी और ने किया गया है, ठीक है, क्योंकि उसे आपका केस है या मुकदमा है, उसे डिसाइड करवाना है, उसका निर्णय वहां पर करवाना है। किसने किया नहीं पता, तो डूअर ऑफ एक्शन क्या है, गायब है। और जब डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट गायब है तो अपना सेंटेंस एक्टिव में कि पैसिव में, पैसिव में, और पैसिव में आते क्या लेना बताओ आपका वहां पर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और किसके साथ, बी के साथ लेना है। तो बी का फॉर्म चेक करें, यहां पर हैज बी का फॉर्म नहीं है, हैज किसका फॉर्म है बताओ आपका, हैव का, हैव से बनेगा, हैज हैव और हैड। तो डेफिनेटली यहां पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अपना आंसर क्या ले जाएगा, वॉज ले जाएगा। एक बार फिर रिपीट कीजिएगा कि 5 न्यायाधीशों की बेंच है, उसे नियुक्त किया गया ताकि वो उस मुकदमे की सुनवाई कर सकें, उस पर अपना निर्णय सुना सकें, ठीक है। तो यहां पर जो अपना पैटर्न मिला वो कौन सा है, पैसिव कंस्ट्रक्शन का है, और पैसिव कंस्ट्रक्शन में आता क्या बताओ आपका, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें एक वचन छांटना था, एक वचन में 2 आए, और दोनों में से एक वचन में अपने पास में बी का फॉर्म केवल क्या है आपका, वॉज है। जैसा कि आप देख पास में 4 क्वेश्चन अपने निकाले, मैंने कहा सहते सहते चलेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा 5 की बजाय 10 हैं, 15 हैं, ऐसे बढ़ाएंगे। तो आज का अपना एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि द ब्रांड ऑफ स्पेक्टेकल्स, जिसे आप स्पेक्स भी कहते हैं, ऐसा भी आपके वहां पर यूज में आता है, जो कोलोक्वियल नेचर है वहां पर, जिसमें अपन के को भी लेटर को वहां पर ओमिट कर देते हैं आपका। अब स्टॉक दीज डेज, क्या बोला वहां पर आपका, एक थोड़ा सा इसमें एक वर्ड है वो आप ऐड कर लीजिए, कौन सा, आउट, जो आपका ब्लैंक स्पेस के बाद प्रीपोजिशन आउट के पहले है। इसमें रूल क्या लगेगा वो चेक करना। अगर आपके पास में यहां पर कोई नाउन है, संज्ञा शब्द है, बीच में आपका कोई इन है, इनटू है, ऑन है, अबव है, ऑन टू है, अप टू है आपका, अंटिल है, टिल है आपका, बिटवीन है, अमंग है, इस टाइप में कोई प्रीपोजिशन आया और फिर से आपको क्या मिलता वहां पर, नाउन मिलता है। ये पहला नाउन है मेरा, ये यहां पर दूसरा नाउन है, और फिर यहां पर हमसे क्या पूछा जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पूछा जाता है। तो इन दोनों को जोड़कर नहीं, बल्कि यहां पर जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकता है, जो वरीयता दी जाएगी, दिस विल डेफिनेटली टू द नाउन फर्स्ट और नाउन 1, उसको वहां प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करें जरा, यहां पर अपने पास में पहला का ब्रांड, पहला नाउन, दूसरा बताओ कौन सा है, स्पेक्टेकल्स, बताओ क्या है ये, दूसरा है, और बीच वाले पार्ट में ये क्या मिला आपका, प्रीपोजिशन मिला। तो इस प्रीपोजिशन के सहारे दोनों को जोड़कर आपको बताया गया। तो बेटा जी आप ये देखें, इसमें स्पेक्टेकल्स के
या ब्रांड के अकॉर्डिंग जो अपने पास में हेडिंग करेगा, लीडिंग करेगा, वो कौन करेगा? ब्रांड। और ब्रांड क्या है आपका? प्लूरल है या सिंगुलर है? सिंगुलर है। तो यहां से इन प्लूरल की चीजों को हटा दीजिए। आर यहां पर प्लूरल है, हैव यहां पर क्या है? प्लूरल है। और मैं हैव बीन, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर बनाना होता तो ये मैं हैव बीन बनना चाहिए कि माइट हैव बीन। तो ये तो सिंटैक्टिकली, संरचनात्मक आधार पर ही क्या है? गलत है। देखो यहां पर एक चीज सीखने को मिल गई, मैं हैव बीन, ठीक है, ऐसा यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो ये चीज ऑब्वियसली क्या है आपका? इनकरेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली आप वहां मैकेनिकली चले जाएंगे, नेचुरली भी नहीं, ठीक है, मशीन की तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यहां पर पार्ट क्या आ गया आपका? इज आ गया। हालांकि जो आपका लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग जो आपका पार्ट है, उसमें हमेशा ही नेचुरल पार्ट आना चाहिए, ठीक है, सहज आना चाहिए, इंस्टिंक्टिवली आना चाहिए। लेकिन कुछ बार ऐसा भी देखने को मिला है कि आपकी लर्निंग अच्छी हो जाती है, उसके बाद में आप धीरे धीरे उन चीजों को इनहांस करके आगे बढ़ाई देते हैं वहां पर। अब ये जो पांचों सवाल आपने निकाले, ये सारे के सारे बेटा जी किसके? वहां पर आपके सब्जेक्ट ऑफ कॉन्कर्ड या सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट के हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसी छोटी छोटी क्लिपिंग्स के साथ में आपको आगे बढ़ाता चलूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर ये चीज बता रहा हूं तो इसके साथ में क्या है आपका एक तरीका है, ठीक। इससे पहले आपने यहां पर देखा होगा, इससे पीछे वाले सवाल में तो आपके पास में सिंपली इसके बारे में पहले बताया जा चुका था, एक्टिव और पैसिव वाले सेंस के अंदर। यहां पर आपने देखा कि तीनों आपके वर्ब फॉर्म्स आपके पास में लिखे हुए हैं। उससे पहले आप देखते हैं तो पूरा एलैबोरेशन हुआ, ना केवल आपका स्ट्रक्चर का रूल आया है बल्कि साथ में वहां पर उसे एक्सप्लेन भी किया गया, डिडक्टिव तरीके से किया गया, जो कि आपका रूल 2 एग्जाम्पल जाता है। अपन आगे चलकर इंडक्टिव पे भी आएंगे, आपका एग्जाम्पल 2 रूल वाले पे भी वहां आएंगे। और इसमें एक सीधा स्ट्रक्चर है, उसके साथ में एक अतिरिक्त स्ट्रक्चर भी दे दिया। अपन ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो एक साथ अगर मैं आपको कुछ मैटर ज्यादा देता हूं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कुछ बच्चों के लिए, जिनके लिए सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक नॉर्मल हिस्सा नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी फ्लो ज्यादा है, थोड़ा सा भी आपका स्पीड ज्यादा है, तो आप वहां पर उसकी जो रफ्तार है उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि कम टाइम में आपको ज्यादा मटेरियल सिखाया जाए। अगर फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती तो उसको एक बार फिर से आप देखें उस चीज को, और अगर ऐसा होता है तो मुझे आप जरूर बताएं ताकि उस चीज को दोबारा बताया जा सके, या फिर उसे आपका ग्रेडेशन में सिंपलीफाई करके, सरलीकृत करके और आसान बना के आपको बताया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे, और मिलता हूं उसमें ऐड करते हुए, ठीक है, नए सवालों के साथ में जो कि किसी ना किसी एग्जाम से जुड़े हुए, ये पांचों के पांचों किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। ये ना मैंने वहां पर डिजाइन किए, ना किसी बच्चे ने डिजाइन किए, बल्कि पेपर सेटर के अलग अलग परीक्षाओं में डिजाइन किए हुए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे सवालों से आपको कितना लाभ होता है। पीवाईक्यूज होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनकी खास बात होती है बेटा जी कि बहुत बार वो रिपीट हो जाते हैं आपका, और रिपीट नहीं होते तो हल्का सा मॉड्यूलेशन आता है, एक या दो शब्द आगे पीछे करके आपसे पूछ लिया जाता है। अगर इस तरीके से आप कंटिन्यूअसली, रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहे तो आपके पास में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सवाल होंगे, और उन्हीं के सहारे आप अपनी एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर करेंगे। अब ये हल्का सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चल रहे हैं, आसान से सरल से जटिल की तरफ चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपका न्यू वीडियो में नेक्स्ट डे। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयरिंग के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाएं। टिल देन आप सभी से अलविदा चाहता हूं।